हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे हो गए। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस की। डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, उसके कारण, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। मैं हूं विजेंद्र पाल, फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं लाइफ केयर फार्मा क्लिनिक। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। डायबिटीज़ मेलिटस मतलब डायबिटीज़ का मीन्स होता है ग्लूकोज, मेलिटस का मीन्स होता है बढ़ना, डायबिटीज़ का बढ़ना। तो डायबिटीज़ मेलिटस ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं हो पाता। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो हम जो इंसुलिन डिपेंडेंट के अंडर जो जो हमारे पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज में जो हमारे बीटा सेल्स सब्सटेंस हो जाते हैं, उनका डाइफंक्शन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मैं टाइप सेकंड की बात करूँ, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब जो प्रेगनेंसी महिलाएं होती हैं, उस कंडीशन में उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर क्रोनिक पेनक्रियाटिस हो गई हो किसी को, या पेनक्रियाज में किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई हो, चोट लगे किसी प्रकार की, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। या किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड की कंडीशन हो, थायराइड हो किसी को, या किसी सिंड्रोम हो, उस कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं उसके कारण, क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले तो जेनेटिक कारण हैं, जैसे एज फैक्टर, ओबिसिटी मीन्स फैट बढ़ना, ज़्यादा फैटी होना, उस कंडीशन में चांसेस रहते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ने के। और बीटा सेल्स, वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना, या बीटा सेल्स ऑटो इम्यून डाइफंक्शन का होना। और जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाना, उस कंडीशन में हमारी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूँ, क्या क्या सिम्टम्स हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें यूरिन का सिक्रेशन बार बार होता है, इसमें यूरिन का बार बार आना, यूरिन में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, यूरिन में ग्लूकोज का आना, और विजुअल चांसेस मतलब आँखों से कमजोरी, और पॉलीफेगिया की कंडीशन रहती है, मतलब इसमें पेशेंट को बहुत अधिक भूख लगती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, कमजोरी, और वेट लॉस भी होता है इसमें, और थकान जिसे बोलते हैं फैटिक, थकान भी होता है। और एक तरीके से फैमिली हिस्ट्री से मान सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ अगर पिता को है तो पुत्र को भी चांसेस रहते हैं ब्लड शुगर होने के। और इसमें न्यूरोपैथी की भी कंडीशन रहती है, मतलब सुन्नपन, झंझनाहट, और जो वेंस होती हैं उनमें काफ़ी दर्द होता है हमारा। और इसमें एक्सेसिव रेस्पिरेशन मतलब जिसे बोलते हैं हाइपर वेलिडेशन, गहरी गहरी सांस लेना, या किसी तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण होता है ये, इसमें अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। अगर मैं इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ कि क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन है, तो सबसे पहले यूरिन एनालिसिस करते हैं इसमें। अगर यूरिन में शुगर प्रेजेंट आ रही है, उस चीज़ से देखते हैं, जो यूरिन माइक्रोस्कोपी की जाँच होती है। और जो दूसरा टेस्ट होता है इसका ब्लड शुगर का, इसमें जब नॉर्मल फास्टिंग की बात करूं तो मैं 70 से 110 के बीच रहता है। और रैंडम की बात करें, नॉर्मल रैंडम की बात करें, तो 200 से नीचे, मतलब 160 से कम ही कम रहता है, 160 170 के करीब हो जाता है इसमें। अगर आप बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में। अगर पेशेंट की खाना खाने के किसी भी टाइम उसने ब्लड शुगर टेस्ट कराया और उसके 130 से 180 के बीच में आ रही है ब्लड शुगर, और यूरिन में एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में ये प्री डायबिटिक की कंडीशन है, मतलब प्री डायबिटिक की कंडीशन है। इसमें एंटी डायबिटिक ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर पेशेंट लाइट एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग टाइम में लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह, या डाइट को कंट्रोल कर ले, उस कंडीशन में उसकी उसकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है। अगर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर मैं फास्टिंग लेवल की बात करूं तो उसमें जैसे 110 से ज़्यादा होती है ब्लड शुगर, जैसे 140, 150, 160 आ रही है। और ठीक खाना खाने के 2 घंटे बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है खाना पूरी तरह, ठीक 2 घंटे बाद, जिसे बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल शुगर, ठीक जैसे आ रही है उसकी 200, 250, जो कि होनी चाहिए नॉर्मल, जो होनी चाहिए वो 140 से लेके 160 के बीच में रहनी चाहिए, और वो आ रही है खाना खाने के बाद 250, 300, 350,
तो उस कंडीशन में एंटी डायबिटिक ड्रग देने की ज़रूरत है। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं मेटफॉर्मिन से, मेटफॉर्मिन 500 mg से। अगर मैं इसके प्राणनाथ की बात करूँ तो ओजोमेट 500, ग्लूकोनॉर्म, इसमें भी मेटफॉर्मिन 500 होती है, तो उसकी कंटिन्यू वो ड्रग देनी चाहिए 1-2 दिन तक। फिर बीच में खाना खाने के ठीक ये देखते हैं कि उस ड्रग का कितना इफेक्ट हुआ हमारी बॉडी में, कितना काम करा उस दवाई ने। तो अगर खाना खाने के ठीक 140 से लेकर 160 के बीच में आ रही है तो वही हमें कंटिन्यू देनी चाहिए। पर इसमें कुछ पेशेंट क्या करते हैं, इसमें दवाइयाँ छोड़ देते हैं, बीच में कंटिन्यू नहीं खा पाते, तो वो जो दवाइयाँ जो रेजिस्टेंस हो जाती हैं, मतलब काम करना बंद कर देती हैं, तो उसमें उनकी ब्लड शुगर उससे नॉर्मल नहीं हो पाती। फिर उससे ऊपर की दवाइयाँ देते हैं, जैसे गिलिमिटाइड 1 mg हो गया, या फिर उससे भी कंट्रोल नहीं होगी तो उसके कॉम्बिनेशन में जैसे गिलिमिटाइड 1 mg, मेटफॉर्मिन। अगर मैं इसके प्राणनाथ की बात करूँ जैसे BG1, BG2 में क्या होगा हमारा, BG2 में गिलिमिटाइड 2 mg और मेटफॉर्मिन 500 mg, बोगलीबॉस, मतलब इससे ऊपर के ड्रग देते हैं इसे। और प्योक्लिटाजोन, ग्लिक्लाजाइड वगैरह, बोगलीबॉस, सीटाग्लिप्टिन, ये हमें ऊपर की ड्रग देनी पड़ती है। और साथ में जब जैसे न्यूरोपैथी की कंडीशन होती है, सुनपन, झंझनाहट, नसों में दर्द, तो कोई भी जैसे मिथाइल कोबालमिन, गाबापेंटिन। जैसे अगर मैं इसके प्राणनाथ की बात करूँ तो गाबा न्यूरोन आती है, गाबा न्यूरोन जी ये क्या काम करती है, हमारे सुनपन, झंझनाहट, जो बेंस में दर्द होता है उस चीज़ को कंट्रोल करती है। अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की भी दिक्कत है तो जैसे पेंटापराजोल वगैरह ये सब हमें देनी चाहिए। जो भी उसे प्रॉब्लम है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें। इस कंडीशन में अगर पेशेंट कंटिन्यू दवा नहीं खाते तो लास्ट में क्या होता है, जो एंटी डायबिटिक दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती है, वो काम करना बंद कर देती है और कंडीशन ऐसी आती है, इंसुलिन की नौबत आती है, पेशेंट इंसुलिन पर जीता इंसुलिन देनी पड़ती है। इंसुलिन उस कंडीशन में होता है उसे किडनी डिसीज़, कार्डियक डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं इन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन है हमें किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से लेनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर या फार्मासिस्ट हो, कोई आपके आसपास है कोई डॉक्टर हो, उसकी सलाह से लें कोई भी दवाई लें। और जो शुगर पेशेंट होने हैं उन्हें पूरी तरह मीठा अवॉइड करना चाहिए, पूरी तरह मीठा अवॉइड कर देना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।